नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाथी संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, उनका हम जिक्र करेंगे और हाथियों के संरक्षण को लेकर के कौन से प्रयास किए जा रहे हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे और माइक क्षेत्रों का भी हम जिक्र करने वाले हैं। इधर भारत का मैप बना हुआ है, भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनका तो हम जिक्र करेंगे ही करेंगे। साथ में जो भी प्रमुख एलिफेंट रिजर्व हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे। हाथियों के अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में, इससे प्रश्न कभी न कभी पूछे जाते रहे, इसलिए मैं इनका जिक्र करूंगा। तो ये इधर भारत का मैप बना हुआ है और प्रमुख जो है उनका सबका मैंने जिक्र कर दिया है। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये मैप जरूर बनाएंगे। ये मैप बना लीजिए और इस मैप बनाने के साथ साथ में जो भी जगह जो भी डिनोट है उनको वहीं पर नोट कर लेंगे तो चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाथी संरक्षण। हाथी संरक्षण में देखेंगे तो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था 1992 में, जिसमें अर्थात प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना का उद्देश्य क्या था उसमें हम जब देखेंगे तो हाथियों एवं उनके आवास की रक्षा करना, मतलब हाथी हैं और उनके आवास की जो उनका प्राकृतिक आवास है उसकी रक्षा करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना, मतलब कि जो पालतू हाथी होते हैं जैसे आप देखते हैं शादियों वगैरह में, मतलब और भी कई जगहों पर आप देखेंगे हाथी का यूज किया जाता है। तो जो पालतू हाथी हैं उनका कल्याण करना, किसी मेले वगैरह में आप देखेंगे, किसी सर्कस में देखेंगे तो उनके जो हाथी हैं तो उनके कल्याण करना। कल्याण का मतलब कैसे करेंगे, तो उन पर निगरानी रखना कि उनको जो भी उनकी डाइट वगैरह है वो सब चीज़ें दी जा रही, कहीं उनके साथ कोई क्रूरता का व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, तो इन सब का निगरानी करना। और मानव पशु टकराव को कम करना। आप जब देखेंगे जहाँ पर हाथियों की आबादी अधिक रहती तो उनके प्राकृतिक आवासों को जब नष्ट कर दिया जाता है तो प्राकृतिक आवासों को नष्ट करने के बाद में हाथी क्या करते हैं कि वो फिर किसानों के खेतों में आना शुरू कर देते हैं और जब वो खेतों में आते हैं तो उस पर फिर होता है कि मानव और पशुओं अर्थात मानव और हाथी का टकराव शुरू होता है और उस टकराव की वजह से क्या होता है कि दोनों तरफ नुकसान होता है। कभी कदार देखेंगे कि हाथी ने किसी आदमी को कुचल दिया, कभी आप देखेंगे कोई हाथी घायल हो गया। आप खास करके केरल का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे वो आप असम का क्षेत्र लीजिए, चाहे आप वो कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, इन जगहों पर आप देखेंगे तो हाथियों को लेकर के टकराव की स्थिति बनती रहती है क्योंकि उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया जाता है। या मान लीजिए हाथी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके जो रास्ता है उस पर अगर जो आप कोई कंस्ट्रक्शन कर लेंगे या कुछ अपना घर बना लेंगे तो वो भी क्या होगा कि उससे प्रभावित होंगे। हालांकि उनकी जगहों पर जब वनों को काट करके उनकी जगह पर जब खेती की जाती है तो सीधी बात है अब उनके जब आवास नष्ट हो जाएंगे तो फिर वो आपके खेतों में आएंगे ही आएंगे। इसका ठीक और एक उदाहरण आप लिट्टे से समझ सकते हैं। श्रीलंका के जो हाथी हैं वो आप समझ सकते हैं कि एक लंबे दौर में जब वहाँ पर लिट्टे का दौर चल रहा था तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियां हों, गोली की बंदूकों की आवाज़ों से आप जब देखेंगे तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई थी कि वहाँ के हाथी काफ़ी डर गए थे। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे तो वहाँ के हाथियों में ये देखने की उनकी प्रवृत्ति कुछ ऐसी मिलती है कि वो आदमियों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और हल्की फुल्की आवाज़ों से भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको माहौल ही कुछ ऐसा बन गया। और कहते भी हैं हाथी की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, अगर जो आपने बहुत अच्छी मानी जाती है, अगर जो उसने आज आपको देख लिया तो हो सकता है आपको 25 साल बाद भी आपको पहचान सकता है। तो आइए देखते हैं हाथियों में उनके आवासों की रक्षा करना, पालतू हाथियों का कल्याण करना, मानव पशु टकराव को कम करना, तो ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन जब हम बात करेंगे तो हाथी को लेकर के जैसे आप देखेंगे जितने भी जंगली जीव होते हैं उनकी अवैध तस्करी खूब की जाती है। हाथी में देखेंगे तो हाथी दांत का यूज किया जाता है और बहुत ऐसे जगहों पर आप देखेंगे तो इनके कई जगह यूज वगैरह लोग करते हैं तो इनके अवैध क्या होता है, अवैध शिकार किया जाता है। तो अवैध शिकार को रोकने के लिए माइक का गठन किया गया। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट 2003 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो माइक याद रखेगा, माइक का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ सकता है और कब का प्रोजेक्ट है ये पूछ सकता है। साइट्स के द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो उसको आप याद रखेगा। और इसकी जैसे आप जाने पोचिंग खूब होती है, जैसे आप देखें जैसे कोई नेशनल पार्क में तो खैर नहीं कर सकते जहाँ पर हाथियों की आबादी ज़्यादा है, तो कुछ ऐसे वहाँ पर देखेंगे तो कांटे लगा दिए जाएंगे और वहाँ पर ताकि हाथी का पैर उसमें फंस जाए तो उसकी अवैध हत्या उसकी की जा सके। फिर आगे हाथी दांत का उससे क्या किया जाए, हाथी दांत का उसका व्यापार वगैरह किया जाए। चीन वगैरह और देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में ये खूब देखा जाता है। और इसके लेकर के क्या किया गया, इनको माइक के यूज को, माइक मतलब जो संगठन बनाया गया माइक कार्यक्रम में शुरू किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, तो अर्थात इसका आकलन क्या था कि हाथियों की अवैध हत्या का आकलन करना, मतलब हाथियों की जो अवैध हत्या हो रही है उसका आकलन करना, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानना, उसका आकलन करना। दूसरा है समय के साथ में अवैध हत्या की प्रवृत्ति में बदलाव क्या हुआ, मतलब कि जब ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है 2003 में तो
1 साल से 2 साल के बीच में या 3 साल 4 साल में आप जब देखेंगे तो आखिर उनकी प्रवृत्तियों में बदलाव क्या आ रहा है, कोई नया तरीका अपना रहे हैं या उन चीज़ें कम हुई हैं या ज़्यादा हुई हैं, उनका एक डाटा तैयार करना, तो ये सब काम है। तो आखिर हाँ, समय के साथ साथ अवैध हत्या की प्रवृत्ति में बदलाव, अब अवैध हत्या की प्रवृत्ति में बदलाव कैसे आ रहे हैं कि उसमें क्या हो रहा है कि कोई नए हथियारों का यूज़ तो नहीं किया जा रहा है, या ये संख्या उनकी कम हो चुकी है, पहले ज़्यादा अवैध हत्या होती थी, और सरकार उसके लिए कौन से कदम उठा रही है और कैसे उनको रोका जा रहा है, इन सब का निगरानी रखना और बदलाव के कारणों के बारे में जानना। अर्थात जो हाथियों एंटी पोचिंग जो टीम वगैरह होती हैं, जो पोचिंग चल रही है, अवैध हत्या चल रही है, तो ये जो क्या कर रहे हैं कि उसकी जो बदलाव हो रहे हैं उनके कारण क्या है, मतलब कि अगर जो पहले संख्या ज़्यादा थी अब कम हो गई है तो उसके पीछे कारण क्या है, कारणों को जानना, कारणों के बारे में जानना, और उस कारणों के बारे में देखेंगे तो उसमें साइट्स की क्या भूमिका है, अर्थात इस जो कार्यक्रम जिसने चलाया साइट्स ने, तो उसकी आखिर भूमिका क्या है, उसके बारे में सरकार का उसमें क्या योगदान है, इन सब के बारे में आकलन करना कि आखिर बदलाव के कारण क्या है। मान लीजिए पहले 10 हाथियों की अवैध हत्या हो रही थी, तो अब मान लीजिए 5 हो रही है, तो ये कम कैसे हुई, इनका आकलन करना, इनके पीछे योगदान क्या रहा है, इस जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसका क्या योगदान रहा है, और सरकार वगैरह का क्या योगदान है, इनके बारे में जानना कि आखिर कारणों के बारे में, मुख्य रूप से बदलाव के कारणों के बारे में जानना कि क्या कारण है। और उनके लिए कुछ स्थल बनाए गए माइक निगरानी के, जो मैंने बताया ना हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, तो उसके लिए कुछ अवैध हत्या जहां पर हो रही होती है उसके कुछ माइक स्थलों की चर्चा की गई, जिसमें से एक था देमाली अरुणाचल प्रदेश, चिरांग रिपु असम, दिहिंग पटकाई असम, पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल, और मयूरभंज उड़ीसा, नीलगिरी तमिलनाडु, शिवालिक उत्तराखंड, मैसूर कर्नाटक, वायनाड केरल। तो ये सब माइक के स्थल हैं। हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा माइक स्थल नहीं है, और पूछा जा सकता है कि माइक का संबंध किससे है, तो माइक का संबंध हाथियों से है, तो उसको याद रखिएगा। और एक प्रोग्राम चलाया गया था हाथी मेरे साथी अभियान, 2011 का है, तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ही ले। 2011 का अभियान है, हाथी मेरे साथी अभियान कब का है, 2011 का है, और माइक कब का है, 2003 का। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। तो इन सबको आप याद रखिएगा, जो भी है इन सबको याद रखिएगा। तो ये जो मैंने बताया, हालांकि मैं बता दूं अवैध हत्या को लेकर के जैसे आप देखेंगे तो हर जगह की सरकार अपने अपने कदम उठाती रही है, चाहे यहाँ, हालांकि जब हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हाथियों की अवैध हत्या होती है वो अफ्रीका में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पर वो क्षेत्र, चाहे वो साउथ अफ्रीका का क्षेत्र हो, चाहे वो आप ले लीजिए तो जिम्बाब्वे का हो, जाम्बिया का क्षेत्र हो, जहाँ पर हाथियों की संख्या है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि उनके पास रोजगार के अवसर कम है, लोग वहाँ पर गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं, और इस वजह से वो क्या करते हैं, चाहे वो गैंडा हो, चाहे वो हाथी हो, या और भी हिरन वगैरह हो, इनकी हत्या कर देते हैं, अवैध रूप से हत्या करके उनके अंगों का कारोबार काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। हालांकि सरकारों के द्वारा ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, और वैश्विक मंचों पर भी इनका जिक्र बार बार हमें देखने को मिलता है कि इसको लेकर के सरकारें सजग हों, और इन सबकी, ताकि एक कह सकते हैं जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, जीव जंतुओं का भी संरक्षण किया जा सके। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। हालांकि आप देखें कल्चर देखने को मिलता है अफ्रीका में, वहाँ पर जितने भी जो जीव होते हैं, जो जंगली जीवों को पकड़ करके वहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लगाई जाती है, और वहाँ पर उनकी खुली नीलामी चलती है कि आप इनको ले लीजिए, उनके संरक्षण को लेकर के काम कीजिए। ये अफ्रीका में ज़्यादा प्रचलन में चलता है कि लोग क्या करते हैं, अब आप जैसे यहाँ पर आप शेर नहीं पाल सकते, या आप यहाँ पर हिरन नहीं पाल सकते, तो वो लेकिन वहाँ पर ऐसा प्रचलन है, आप अपने जाइए हिरन पालिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हिरन पाल रहे हैं तो उसको मार डाल रहे हैं, उसके संरक्षण के लिए आप कार्य कीजिए, और अपने प्राइवेट जो जू वगैरह होते हैं उनको आप भी बना सकते हैं। अफ्रीका में चलन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, इधर थोड़ा भी ऐसा नहीं है, लेकिन अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में आप देखेंगे तो सरकार के पास देखें तो सरकारों के एक सीमित साधन है, खास करके आप मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में जब आप देखेंगे तो सरकारों के निजी साधन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा जीवों के संरक्षण में योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी प्राथमिकता यही होती है कि सबसे पहले मानव का कल्याण किया जाए। तो ये इस वजह से क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे उसमें बढ़ रहा है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। भारत के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो इनके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनमें जब हम देखेंगे तो कौन कौन से, आइए उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इनमें जब हम देखेंगे तो शुरुआत चलिए हम अरुणाचल प्रदेश से करते हैं, कोने से। तो अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो कामेंग है और दक्षिणी अरुणाचल है। आसाम में देखेंगे तो दिहिंग पटकाई, चिरांग रिपु, काजीरंगा, कार्बी एंगलांग। पूछा गया था एक बार कार्बी एंग्लो पठार कहाँ है, तो आप देखेंगे तो यहीं पर दिखेगा कार्बी एंग्लो पठार। मेघालय के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कार्बी एंग्लो पठार दिखेगा। तो कार्बी एंग्लो पठार और धनसिरी, लंगडिंग और सोनितपुर, तो ये सब कहाँ है, सब आसाम में ही है। और जब मेघालय की बात करेंगे तो गारो और खासी पहाड़ियाँ, नागालैंड में ईटांकी और सिंगफन, तो सिंगफन नया है और ईटांकी आप याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पूर्वी द्वार और मयूर झरना,
उड़ीसा की बात करेंगे तो मयूरभंज, महानदी, वैतरणी और संबलपुर का क्षेत्र ये फेमस है। आंध्र प्रदेश में रायला, तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लीपुथूर, कोयम्बटूर ये वाले क्षेत्र फेमस हैं। ये तमिलनाडु के हैं, याद रखेगा। सुमेलित करने के लिए आ जाए तो इनमें पूछ ले श्रीविल्लीपुथूर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, तमिलनाडु में है। सुमेलित करने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जो भूगोल को और पर्यावरण दोनों को अपने आप में संजोए हुए है। केरल की बात करेंगे तो वायनाड, नीलाम्बुर और अन्नामुडी, पेरियार तो इतने फेमस हैं। और कर्नाटका में डांडेली और मैसूर ये दोनों फेमस हैं। उत्तराखंड में शिवालिक है। यूपी में देखेंगे तो यूपी का जो क्षेत्र आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखें तो दुधवा नेशनल पार्क के पास में संरक्षण का केंद्र शुरू किया गया, हालांकि अभी उसकी चर्चा कुछ दिनों बाद उसकी की जाएगी, तो आप याद रखिएगा यूपी में भी एक है। अभी फिलहाल वो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई नहीं किया गया, इस वजह से मैं उसको भी इसमें नहीं बता रहा हूँ। तो इतने क्षेत्र हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये जो फेमस थे सभी का मैंने चर्चा कर दी है। इधर भी तरफ आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है, माइक का फुल फॉर्म याद रखें, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है, हाथी मेरे साथी अभियान कब का है, और माइक स्थल कौन कौन से हैं। हालांकि माइक स्थल जो पूछे जा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, इनको जैसे देमाली आप जरूर याद है, देमाली कहाँ है ये पूछा जा सकता है, देमाली कहाँ है, तो उसको याद रखें। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, डेनाली कहाँ है, माउंट डेनाली कहाँ है, बताइए उसकी। अब आप इसको बारे में बताएंगे, माउंट डेनाली बताना आपका काम है, बताइए। तो आज के फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आने वाले समय में जो भूगोल के छूटे हुए अध्यायों को हम जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।